चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स की तैयारी करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल और शिल्पा राउत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। फंडामेंटल पर बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से बात होगी। साथ ही बिग एंड बोल्ड कॉल्स पर केडियोनॉमिक्स फाउंडर सुशील खेड़िया से बातचीत करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन एक जरा रुख मार्केट का। निफ्टी करीब 500 पॉइंट ऊपर 23,300 के पार। सेंसेक्स 76,700 पर इस समय आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में खैर हमने जैसे कहा अच्छा मोमेंटम है। एडवांस डिक्लाइन देखिए 13:1 का एडवांस डिक्लाइन। 13 बढ़ने वाले शेयर हर गिरने वाले शेयर के सामने। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में क्लियरली HDFC बैंक और ICICI बैंक। सबसे ज़्यादा मोमेंटम इन्हीं दो स्टॉक्स की वजह से आज मार्केट को मिला। लेकिन टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स सबसे आगे 5% ऊपर। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर करीब 4% की रैली। इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स आपको अच्छे दिखाई देंगे। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग FMCG में दिखाई देगी आपको। लीवर, नेस्ले, ITC, तीन ही स्टॉक्स हैं रेड में। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। F&O में टॉप गेनर्स में आज हमारे जो दो बिग स्टॉक्स थे, संवर्धन मदरसन और सोना BLW, दोनों हालांकि खुले ही बहुत बड़े गैप अप में, तो भले ही ट्रेड ना मिला हो, लेकिन दोनों अभी भी गेन सस्टेन करते हुए। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ आपको मोमेंटम मिला गैप अप के बाद भी 5-5.5% ऊपर इस समय ये ट्रेड है। भारत फोर्ज, आइनॉक्स विंड, JSPL, DLF, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको BSE जहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। बीरो जी हाँ, तो ये थी अब तक बाजार की छोटी सी समरी आपने सुनी। और अब एक काम करते हैं, आते हैं ट्रेड्स पर। मेहमान आपकी स्क्रीन पे हैं, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी अमोल अठावले और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा। 3740 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3900 3930 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3660 का। एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, डेली चार्ट्स पे भी हुआ है और वीकली चार्ट्स पे भी हुआ है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। अगर नॉर्मल पुल बैक भी पकड़ते हैं आप, तो भी ये स्टॉक आई थिंक मेरे ख्याल से 3900 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं स्टेट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 765 के आसपास पिक किया है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 800 तक के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 750 का। एक रैली के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है, हेयर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एक स्टेट बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। स्टेट बैंक। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, पहला रहेगा टीटागढ़ में बाय। टीटागढ़ अगेन एक 780 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जो एक थोड़ा सा इसका ऑप्शन चेन में ब्रेकआउट है। अगर ये सस्टेन होता है तो 820 इसके इमीडिएट टारगेट्स हो जाएंगे। तो 760 के स्टॉप लॉस से 820 के टारगेट्स के लिए आप टीटागढ़ में बाय कर सकते हैं। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 17 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 10 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 30 से लेके 35। मेरा दूसरा बाय रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। अगेन सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी एक छोटा सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है। 3300 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हैं, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा फॉर टारगेट्स ऑफ 3450। तो यहाँ पे 3230 के स्टॉप लॉस से आप सुप्रीम इंडस्ट्रीज में लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 3450। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 3300 का कॉल ऑप्शन जो रफली 80 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 55 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 120 से लेके 145। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। मानस, आपके दो ट्रेड्स? देखिए, एक ट्रेड तो खरीदारी करने का ट्रेड है LIC हाउसिंग में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगा है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 569 के रहेंगे और टारगेट 600 रुपए के आसपास के रहेंगे। जो दूसरा स्टॉक है वो NCC का है। NCC में भी देखिए तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। आई थिंक स्टॉक 100 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो एनसीसी में 213 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 228 के 228 के।
ओके, एनसीसी आपका 217 पिक बाय कॉल है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहां पे लगातार हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है। यहाँ से काउंटर 6050 से लेके 6200 तक की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पर या थोड़ी सी डिप मिले तो बीएससी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 5720 जो कि आज के दिन का लोएस्ट लेवल है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वही जो दूसरा खरीदारी वाला काउंटर है वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर भी काफी बेहतरीन एक छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, साथ ही साथ काउंटर ने आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो यहाँ पे और फर्दर मोमेंटम हमें 1120 से लेके 1135 तक की जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। 1085 का स्टॉप लॉस रख के एक्सिस बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड सब आपके लिए हम लेकर आए हैं एक स्पेशल कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ नेपियन कैपिटल के को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स, डीएसपी मेरिल लिंच, सीएलएसए जैसी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और अब अपनी एक खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में शामिल है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है ट्रम्प साहब की वजह से मार्केट में। क्या अब उसका थोड़ा सा एक अंत दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि क्या आप बैक टू नॉर्मल सी मार्केट रिज्यूम कर सकते हैं? अनुज, आपकी बात सही है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों की वॉलेटिलिटी थी उसकी कई लोगों को यहाँ लगा कि अभी ये मार्केट और भी गिर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 2 या 3 दिनों में, ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग दिनों में जब यूएस और बाकी विश्व में स्टेबिलिटी आ गई है इक्विटी मार्केट्स में, उसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं इंडिया की मार्केट में। मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया जो अपनी सरकार, जो भारत सरकार ये चुनौती और ये अपॉर्चुनिटी ले सही सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि इंडिया का ये टैरिफ वॉर में, ग्लोबल टैरिफ वॉर में बहुत बड़े उपाय पे, बहुत बड़े लेवल पे फायदा हो सकता है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स गिरे टैरिफ वॉर की वजह से, क्या उन पर फोकस किया जाए या फिर जो स्टॉक्स या सेक्टर्स मजबूत रहे इस गिरावट में, जैसे कि बैंकिंग हो गई, उन पर फोकस किया जाए? आपका फोकस ज़्यादा कहाँ पर है? हमारा फोकस फिलहाल, आपका प्रश्न एक्चुअली इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि ये जो माहौल है जहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते या अगले महीने शायद टैरिफ में कुछ और बदलाव आ जाए, और जिसकी वजह से जो स्टॉक्स आज मजबूत लग रहे हैं इंडिया में शायद मजबूत ना रहें। तो वो हिसाब से हमने हमारा पोर्टफोलियो करीबन दिसंबर और जनवरी के बीच में काफी इनवर्ड या डोमेस्टिक डिमांड पे हमने फोकस किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल 23% हमारे AUM पावर सेक्टर में है, और पावर सेक्टर वी बिलीव इज अ मल्टी डेकेडल ग्रोथ स्टोरी हमारे देश में। जिस तरह से सरकार का जो फोकस है, मोदी सरकार का फोकस है बिजली पे, और विंड हो, सोलर हो या थर्मल एनर्जी हो, तीनों पे सरकार का फोकस है। तो जहाँ वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें लगता है कि करीबन आने वाले 10 से 15 सालों तक लगातार तेजी रहेगी। तेजी मतलब डिमांड रहेगा। तो हमने ये किया है, जो आपने बताया कि डोमेस्टिक सेक्टर में बैंक्स भी आ गए, बिकॉज बैंक्स का तो कोई एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं होता है, तो वो भी है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म में इनबाउंड विद इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट आउट गोइंग ट्रैवल या इनकमिंग, मैं सिर्फ इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी हमारा काफी फोकस रहा है। सो ओवरऑल ये नहीं कहूंगा कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो है, मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो हमने रिस्ट्रक्चर किया है to make it more focused on domestic demand. अच्छा गौतम जी, एक सिंस आप हैं तो हम इस मौके का इस्तेमाल इस बात को भी करना चाहेंगे। ये जो लास्ट वीक टैरिफ्स लगे, उसके बाद फिर उसको डेफर कर दिया गया, उसके बाद सर्टेन आइटम्स अगर आप देखें उसको हटा लिया गया, आप ये कहेंगे कि द शार्पेस्ट और जो जिसने शार्पेस्ट प्राइस डैमेज किया या जो कर सकता था इस पूरे दौर में, वो फेस जा चुका है क्या? अब जो ट्रम्प है वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, आप ये
वो एटलीस्ट प्राइस को एक सपोर्ट ही देगा, आप ये मानते हैं क्या? नहीं, ये बात मुझे भी लगता है कि शायद व्हाइट हाउस में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई, वो भी अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप देखिए अप्रैल 2 और अप्रैल 8 के बीच में S&P 500 जो उनका बेंचमार्क इंडेक्स है वो करीबन 12% गिर गया। और टोटल जो मार्केट कैप लॉस हुआ वो $7.5 ट्रिलियन का लॉस हुआ, नॉट बिलियन, ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। ये इन इट सेल्फ नया रिकॉर्ड था और इसकी वजह से मुझे लगता है ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा आप देखिए कि पिछले हफ्ते अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने करीबन $60 बिलियन मनी मार्केट फंड्स में ट्रांसफर कर दिए, मतलब फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट टू मनी मार्केट फंड। और मनी मार्केट फंड्स का जो टोटल एयूएम है, अमेरिका की बात कर रहा हूं, टोटल एयूएम $7.5 ट्रिलियन हो चुका है। वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि और सॉरी एक और जो तीसरी चीज थी कि यील्ड ऑन द 10-year ट्रेजरी जो इज अगेन अ वेरी बिग बेंचमार्क जो पूरा विश्व फॉलो करता है कि अमेरिकन 10 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसका उस पे यील्ड क्या है, वो करीबन 4.5% हो चुकी। तो 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया। मुझे लगता है ये 3 फैक्टर देखने के बाद शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा होगा कि करीबन 90 दिन का पॉज करे। ये 90 दिनों में जितने देशों पे 90 देश है, तो 90 देशों में से आई गेस आधे से ज्यादा नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे और 90 दिनों के अंदर काफी अग्रीमेंट साइन हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि ये पॉज जो है वो इक्विटी मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन हमारे देश में एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आप दिसंबर से देखें, ये चिंता की बात है। आप दिसंबर से देखिए कि मंथली फ्लोज इनटू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स गिरते आ रहे हैं। और जो मार्च का नंबर था, मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो मार्च का नंबर था वो करीबन 25,000 करोड़ था और वो दिसंबर का जो 41,000 करोड़ था उससे करीबन ऑलमोस्ट 40% कम है। तो मुझे वो चिंता का विषय लग रहा है कि ये जो गिरावट हर महीने जो होती रहेगी फ्यूचर में, तो ये सबसे बड़ा खतरा अपने मार्केट को एफआईएस का नहीं है, इसी का खतरा है। ओके अच्छा, चलिए ठीक है गौतम सर, मैंने आपसे एक पर्सपेक्टिव ये समझ लिया। अब आते हैं अर्निंग सीजन की तरफ। आई मीन लेट्स फॉरगेट और अब इस डिस्कशन से कुछ देर के लिए आईटी को निकालते हैं सर। अदर देन आईटी, वेदर इट्स ऑटो जहाँ पे प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर हुआ, देन एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज और मेटल्स को भी मैं इस चर्चा से थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ क्योंकि ये ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस है। यहाँ पर आपको प्राइस और अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तीनों चीज़ें बेटर क्या लग रही हैं? चेज क्या करना चाहिए विद आई नो, आई मीन बिट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, बट इस प्राइस पे अट्रैक्ट क्या कर रहा है आपको, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट अर्निंग्स सामने खड़ी हैं? सही बात है। अर्निंग्स में अभी भी मुझे आप जितने भी सेल साइड फर्म्स के रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे तो अभी भी ये जो अर्निंग्स में पिकअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये FY25 के नंबर तो अभी शुरू हुए हैं और ये नंबर भी आने वाले करीबन 6 या 8 हफ्तों में निकल पड़ेंगे, तो आइडिया आएगा कि ये पिछला क्वार्टर कैसा रहा। लेकिन मुझे लगता नहीं है और हमें भी उम्मीद नहीं है कि कोई बड़े नंबर आने वाले, अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो ये जब देखें तो कीपिंग दिस इन माइंड मुझे लगता है कि जो कुछ सेक्टर है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ लगातार पॉजिटिव ही रहेगा। एक तो है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, दूसरा है पावर सेक्टर और तीसरा जो अभी भी मुझे लगता है कि शायद 1 साल और खींच लेगा इज रियल एस्टेट। तो ये 3 सेक्टरों में फोकस करना चाहिए जहां पे अभी भी ग्रोथ है। लेकिन रियल एस्टेट का जो मैंने बताया मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1 साल और, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेशली बंबई में सेल्स स्लो डाउन शुरू हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 साल और शायद ये सेक्टर पॉजिटिव अर्निंग्स ग्रोथ दे सके, उसके बाद देखना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ और ओवरऑल पर कैपिटा इनकम पे क्या असर आता है। बिल्कुल, रियल एस्टेट का स्लो डाउन बिल्कुल सही कहा आपने।
दिख रहा है। आई थिंक गुड़गांव को छोड़कर बाकी सभी मार्केट में दिख रहा होगा, वहाँ थोड़ी सी अलग ही मार्केट है, तो वो अलग इम्पैक्ट है। लेकिन खैर इसके अलावा एक दो स्पेसेस और जहाँ पर अच्छे मूव्स रहे हैं, जैसे कि आज बीएससी का स्टॉक में शानदार मोमेंटम है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, ये काफ़ी करेक्ट हुए थे, अब इनमें वापस एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ है। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स होंगे क्या? यहाँ पे नहीं है, और डिफेंस में चिंता का विषय यही है कि जो अपना करीबन 45 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, जो ट्रम्प और व्हाइट हाउस जो 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 ये सरकार को पुश करें, भारतीय सरकार को, कि आप इसको आधा कर दें या इसको कम कर दें, तो मुझे लगता है कि डिफेंस के ऑर्डर शायद अमेरिका को जाने, आई मीन वी विल हैव टू प्लेस ऑर्डर्स विद यूएस डिफेंस कंपनीज। तो वो जरा मुझे अभी भी हम लोग वी आर नॉट पॉजिटिव येट ऑन इंडियन डिफेंस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो आपने बताया कि काफी गिरावट आ चुकी है इंडियन डिफेंस कंपनीज में। रेलवेज में पिकअप मुझे लगता है अभी शुरू होना चाहिए वापस, और ये हम डेफिनेटली सेक्टर ऐसा है कि हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी, और अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। अब मंगलवार है तो हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस तेज़ी को वो किस तरह से देख रहे हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। तो ट्रम्प साहब तो पैनिक कर गए, लगता है अपनी खुद की बॉन्ड मार्केट को देख के उनको लगा कि अब यहीं पर रुक जाएं वरना दिक्कत बढ़ जाएगी। ग्लोबल मार्केट में जोश है इस समय, कब तक टिकेगा ये जोश? अनुज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई, कृपया दोबारा से ब्रीफ में बोलने की। मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब लगता है पैनिक कर गए अपनी मार्केट का रिएक्शन देख के, बॉन्ड मार्केट का, और ग्लोबल मार्केट की अब अच्छी खासी एक इस समय रिलीफ रैली चल रही है, इसमें करें क्या अब? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रम्प को पैनिक हुआ है। देखिए, साइबर रैटलिंग जो है ना, ये हिस्सा है खेल का कि सारी बात एक साथ नहीं कही जाती, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो जो जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। ये जो निगोशिएशंस इनकी चल रही हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी पैनिक की है इन्होंने। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स जिस तरह से राइज कर गई थी, एक फ्लैश इन द पैन था कि जो भी साइबर रैटलिंग चाइना को करनी थी। अगर मैं आपको चार्ट दिखा के इस पे बात करता हूं तो आपको मैं कन्विंस कर पाऊंगा कि यहां से बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली है। पीसीआर क्या चार्ट दिखा पाएंगे आप? देखिए मेरे स्क्रीन पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की जो चार्ट, ये जो स्पाइक आया ना, ये जो लो था, इरेगुलर बी वेव लो हम कहते हैं, मेरे को लगता है ये जो स्पाइक हो चुका, यहाँ से बॉन्ड यील्ड को वापस 3.7 3.5 तक की तरफ जाने के लिए चार्ट खुल चुकी है। तो हम पैनिक कर गया, बॉन्ड यील्ड की चार्ट से नहीं लगता है, संसार पैनिक कर गया और ट्रम्प शांत रहा, मैं ये बोलूंगा। मेरे को लगता है अभी बॉन्ड यील्ड यहाँ से नीचे जाएगी, और यूएस मार्केट्स की रैली में अभी भी कुछ कदम है, अगला वीक हो सकता है पूरा रैली में गुजरे, बट फाइनल बॉटम स्टॉक मार्केट का हो गया। ऐसे पैटर्न्स वर्ल्ड की किसी भी इंडेक्स पे नहीं मिल रहे हैं, और फाइनल बॉटम पिछले बॉटम से कोई सिग्निफिकेंटली नीचे है, ऐसे पैटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो सारांश ये कि एक बार रैली है, जिस रैली में हो सकता है हमारी निफ्टी 24,200 जाके 1000 पॉइंट गिरे और फिर वापस 25,000 तक जाए, पर हम फाइनल लो को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए लौट के आ सकते हैं। वो भय खबरों में भी और चार्ट्स के पैटर्न में, दोनों में बना हुआ है और जस्टिफाइड है। सिग्निफिकेंट डैमेज बिलो द लो सीन रिसेंटली, ये संभावना नहीं दिखती है, और इमीडिएटली यहां से कोई बुल रन शुरू हो गया, ये भी संभावना नहीं दिखती है। एक बार तगड़ा बुलिश रिबाउंड चल रहा है। ट्रेड क्या है अब इस समय निफ्टी में सुशील जी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट बॉयल्स डाउन टू दैट कि निफ्टी में अब ट्रेड क्या करना है, इस रैली को शॉर्ट करना है या फिर बाय करना है, क्या अप्रोच होगी? देखिए, हर रोज हर घंटे नया ट्रेड ढूंढना मेरी विवशता नहीं है, तो मैं जहां मुझे शांति का सौदा मिल पाएगा, अलग अलग जगह में अलग काम करूंगा। तो अगर भारतीय टेलीकॉम में और इंडस टावर में अब शॉर्ट सेल सिग्नल बनने की संभावना बन गई और हम वहां पे उन्हें शॉर्ट करेंगे, और अगर टाटा कंज्यूमर के अंदर में एक बार काफी लिफ्ट ऑफ आ गया और 150-200 पॉइंट की 150-200 रुपए की करेक्शन आ सकती है, तो वहां हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे। पर हम हिंदुस्तान लीवर के 100 शेयर नहीं बेचेंगे, कोलगेट बल्कि और ले लेंगे। अगर हम वरुण बेवरेजेस में आज नया बाई आ गया और पूरी कंज्यूमर थीम जो सेफ हेवन होता है, तो उसमें डीमार्ट भी इंक्लूडेड है, जहां पी रेशियोज के ऊपर बहस नहीं हो पाएगी। इस भय के वातावरण में ये बहस तो हो नहीं सकती ना कि लीवर का 10 पी रेशियो कम जस्टिफाइड है या 10 ज्यादा जस्टिफाइड है। ये बियॉन्ड पी रेशियो वाले जो स्टॉक्स है, सेफ हेवन,
ये सब मेरे को लग रहा है मार्केट की रैली को लीड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो आज अगर वरुण बेवरेजेस में बाई आ गया तो मैं इस तरह के स्टॉक्स में बाई करूंगा, और अगर निफ्टी इस तरह 400-400 500-500 पॉइंट गैप अप खुले और आज का आज मैं निफ्टी में कोई ट्रेड ढूंढूं तो मेरे लिए वायबल नहीं है। अलग अलग जगह पे जहां अलग अलग बातें हैं वैसा काम हमें करना पड़ेगा। तो इस समय आपके टॉप लॉन्ग और टॉप शॉर्ट आइडियाज क्या होंगे अपार्ट फ्रॉम जो आपने डिस्कस करे? टॉप लॉन्ग्स फॉर द टाइम बिंग, चूंकि हम वीक टू वीक बात करते हैं तो सारे कंज्यूमर थीम के स्टॉक्स पे बने रहें। और आज नया बाई वरुण बेवरेजेस में फर्दर आ गया, प्रीवियस डे के हाई को आप स्टॉप लॉस बना के रखिए। हम मीडियम टर्म के टारगेट से एकदम इमीडिएटली वीक टू वीक में नहीं तो बॉस्क एक्साइड में भी आज वापस एक नया बाई ट्रिगर हुआ है पुराने बाई के सामने। तो सिलेक्टेड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बहुत बड़ी चाल दिख रही है, जिनको आज यहां से लेना चाहिए। सीएट टायर्स, एमआरएफ, ये सब डिलीवरी के ट्रेड्स हैं। अभी कुछ समय पहले अगर रियल एस्टेट की बात हो रही थी कि बॉम्बे का रियल एस्टेट मार्केट सैचुरेटेड लग रहा है, वो काफी टाइम से लग रहा है। तो स्टॉक चार्ट्स जो है उनकी पोजीशनिंग अलग है, मतलब बिल्कुल लॉक इन स्टेप विद अंडरलाइंग रियल एस्टेट प्राइसेस या सेल्स नंबर से स्टॉक प्राइसेस नहीं चलते हैं। सब्सटेंशियल करेक्शन उनमें हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीएलएफ और गॉडरेज प्रॉपर्टीज इमीडिएटली नेक्स्ट वीक भाग जाएंगे। डिलीवरी उठा के बैठने वाले आदमी के लिए 1100-1200 रुपए में डीएलएफ बेचने के इरादे से ये बहुत ही कंफर्टेबल जोन है जहां डीएलएफ जैसा स्टॉक, गॉडरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक इनको अक्यूमुलेट किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, और मैं एसबीआई को भी प्राइवेट सेक्टर में ही गिनता हूँ, है पब्लिक सेक्टर ओनरशिप बट इट्स अ वेरी स्मार्ट बैंक, बिहेव्स लाइक ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, इन सबको हम बेचने के इंतजार में है। अभी एक बार फ्रॉथी अपमूव का लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स को जब भी सेल सिग्नल आएगा बेचेंगे, टेलीकॉम को बेचेंगे। कंज्यूमर स्टोरीज में एट मैक्सिमम हम टेक प्रॉफिट करके पुल बैक में वापस लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे। और ऑटो एंसिलरीज के अंदर में एक बार हम फिलहाल बाइंग करेंगे। तो ये हमारे इस वक्त के कुछ सेक्टर स्प्रेड्स हैं। और ब्रॉडली स्पीकिंग अनुज, निफ्टी के अंदर में भी अगर है ना तो अभी 23,350 जैसे आ गया, आज का जो हाई है उसको क्रॉस करे वापस एक बार 24,200 तक का दांव लग सकता है। तो 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 24,200 के आसपास की जोन के बाद हम रिव्यू करेंगे कि क्या पता है वापस 23,000 के नीचे जाने वाली मूव आती है कि नहीं आती है। 1000 पॉइंट एक करेक्शन देके 25,000 तक की रैली संभव है। और जो मेरा 30-32 हजार वाला कॉल था वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड है। 25,000 जाके वापस अगर निफ्टी 22,000 आ जाएगी तो मैं 30,000 के लिए घर में माल लेके बैठा नहीं रहूंगा। ठीक बात है। अच्छा, ये टाटा मोटर्स, मदरसन, इन सब के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, 10 में से 9 चार्ट्स ऐसे हैं कि लेने वाले को कष्ट होगा और बेचने वाले की मौत हो जाएगी। मैं थोड़े स्ट्रांग वर्ड्स यूज कर रहा हूं। जब भी ये बाजार का रिजोल्यूशन आ जाएगा अचानक, ये तेजी इतनी जोर की ऊपर भाग सकती है कि यहाँ शॉर्ट सेलर एडवेंचरस ही नहीं है, वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम होगा जब तक आदमी बिल्कुल मंझा हुआ शॉर्ट सेलर नहीं है और बहुत छोटी पोजीशंस को डे ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। ये सब्सटैंशियल शॉर्ट पोजीशंस को कैरी करना और वो वाले स्टैंड लेना गलत हो जाएगा। और कष्ट लेने वाले को इसलिए कि रेगुलर मार्केट नहीं है। जब रेगुलर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो आप 1%, 2%, 2.5% तक के स्टॉप लॉस बना के ट्रेंड में जब काम करते हो, ट्रेंड नहीं है बाजार, बहुत ऊपर की बड़ी बड़ी जंप और नीचे की जंप लेता है, 500-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन अभी भी हो रहा है बाजार में। पर अगर कोई निवेशक है और उसको ये रोज का सट्टा नहीं करना और उसको ये लिवरेज का और मार्क टू मार्केट का हेडेक नहीं है, तो यहां घूम फिर के किसी दिन कुछ ले लो, किसी दिन कुछ ले लो, ये बाइंग जोन में है बाजार। अगर हम साल भर का पर्सपेक्टिव लेते हैं तो महीने भर की ट्रेडिंग करने में लेने वाले को चोट लगेगी और बेचने वाले की पैंट उतरेगी। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स क्या बता रहे हैं अब आपको इस समय, और क्या इस समय इन पर आपका व्यू रहेगा? सिल्वर देखिए, बिल्कुल ये चार्ट को हम खोल लेते हैं आपके सामने। और अगर सिल्वर की चार्ट में देखिए, जैसे ये जाएगा $32 के नीचे, सिल्वर हम शॉर्ट सेल कर देंगे। या इस तरह के चढ़े हुए भाव में लेने का मतलब नहीं है। तो राइजिंग वेज ट्रायंगल है, हर बढ़ती चीज को लेके कमा लेंगे, ये मन का भ्रम है। बड़े ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा और ये खाली एक इंटरिम रैली है जिसमें बड़ा डेंजरस फ्लैग पैटर्न है। मौका के कारण से एक्सेप्शनल मूव हो गई तो 1% प्रोबेबिलिटी वाली, तो उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता है। अगर पैटर्न्स के हिसाब से और स्टडीज के हिसाब से चले, लोअर येलो लाइन के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए।
$32 के नीचे जाएगी तो वापस $26 की चाल सिल्वर में मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे, मिलेगी तो पकड़ लेंगे। और डॉलर का चार्ट क्या कह रहा है, डॉलर इंडेक्स का? डॉलर इंडेक्स देखिए बहुत बारीक सवाल है और आई एम ग्लैड आपने पूछ लिया। डॉलर इंडेक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें आपके दर्शकों को आज मैं बताना चाहूंगा। नॉर्मली देखिए डॉलर का और स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है, नेगेटिव कोरिलेशन रहता है कि जब जब डॉलर इंडेक्स गिरने वाला और स्टॉक मार्केट में हम तेजी का दांव लगाते हैं तो अपनी बात भी हुई थी कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स 101 तक चला जाए, उसको भी तोड़ करके 99 तक जो आ गया, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, कोई भी एक इंटरिम रैली ये दे सकता है। चार्ट शायद स्क्रीन पे आपके आ नहीं रही है मेरी, पीसीआर हाँ दिखाएं तो। मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस भी है ना, यहां पर भी कल्चरल प्रैक्टिसेस, एजम्पशंस और डिस्क्रेशन आता है। सब कुछ अगर मैकेनिकली और क्वांटिटेटिव हो जाता तो इंसानों की जरूरत स्टॉक मार्केट से खत्म हो जाती, कंप्यूटर के मॉडल्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते, जो आज तक हुआ नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो जजमेंट लेना पड़ता है। तो जब जब यूएस इकोनॉमी पैरामाउंट फैक्टर होता है, सबसे टॉक ऑफ द टाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो थीम जब यूएस इकोनॉमी होती है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग यूएस इकोनॉमी है या एक्सेप्शनली वीक यूएस इकोनॉमी है, उस टाइम डॉलर इंडेक्स और स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है, जो चीजों को समझ से बाहर कर देता है। और अदरवाइज जब यूएस इकोनॉमी सेंटर पीस नहीं है पूरी मैक्रो डिस्कशन का एंड इट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, उस टाइम इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन चलता है। तो अगर रिसेशन फियर्स और ये ट्रेड वॉर को लेके यूएस इकोनॉमी इतनी बड़ी कंसर्न बन गया तो डॉलर इंडेक्स का स्टॉक मार्केट का दोनों का साथ गिरना बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम देख रहे हैं एक बार 105 तक की एक रैली वापस बन सकती है और उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट गिर ही जाएगा। ये अनहोनी घटनाएं हो रही है, अनयूजुअल मार्केट है, तो अनयूजुअल इंटरप्रिटेशंस और अनयूजुअल चार्ट्स के साथ हमें जीना पड़ेगा। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। अभी के लिए इस शो को यहीं समेटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।